इस वीडियो में मैं मार्केटिंग डिसीजन के थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और उसके कॉन्सेप्ट भी बहुत छोटे होंगे। ठीक है, बहुत कम होता है और ये क्वेश्चन आप सबसे पहले कीजिएगा जब आप सेकेंड चैप्टर के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो क्योंकि इसके बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ इसके पहले, एक समराइज, ये चैप्टर के बारे में नहीं है बट ये इस बारे में है कि जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है उसका एक आउटलाइन क्या है, बहुत ही सिंपल सा आउटलाइन है। बट इसके पहले अगर आपने हमारे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लीज़ उन्हें ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने अब तक एज अ टीवाई स्टूडेंट है अगर आप सब, तो 4 पीस के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, 4 पीस, दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड एट लास्ट प्रमोशन। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर है दैट इज मार्केटिंग डिसीजन, मार्केटिंग के यही 4 पीस होते हैं, याद रखिएगा। मार्केटिंग के 4 पीस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और ये जो सेकेंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर है वो भी इसी बारे में, मार्केटिंग डिसीजन 1 और मार्केटिंग डिसीजन 2 के बारे में। तो जो फर्स्ट मतलब सेकेंड चैप्टर है कह सकते हैं आप, मार्केटिंग डिसीजन 1, उसमें सिर्फ इन 2 पीस को कवर किया जाएगा और कुछ नहीं। हाँ, इन कॉन्सेप्ट्स के अंदर ही कुछ कुछ सब्स्टिट्यूट पॉइंट्स, जैसे इनके कॉन्सेप्ट्स क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल्स क्या है, ठीक है, और प्रोडक्ट को पैकेज करने के लिए जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसके पीछे का वो सब क्या है, ठीक है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आएंगी। देन लास्ट में है प्राइस से रिलेटेड, की प्राइस के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं जो प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, प्राइस डिसाइड करते वक्त कौन कौन सी चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है, ये होगा सेकेंड चैप्टर में। ठीक है, और बाद में जो थर्ड और फोर्थ, थर्ड चैप्टर है एक्चुअली, सॉरी, उसमें रहेगा प्लेस और प्रमोशन के बारे में। ठीक है, तो वो हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, बट फिलहाल आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर के साथ। उसमें भी हम लोग प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, कि प्रोडक्ट एक्चुअली थोड़ा सा वास्ट है। हाँ, बट जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले वीडियोस में कि हर चैप्टर से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो सेकेंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो डिपेंड करेगा ऑन द प्राइसिंग। ठीक है, और इसमें कॉन्सेप्ट बहुत लिमिटेड है, इसलिए आज मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। तो डिसाइड स्टार्ट करते हैं विद प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखिए कि प्राइस एक्चुअल में होता क्या है। तो प्राइस इज जस्ट नथिंग बट एन एक्सचेंज वैल्यू। एक्सचेंज वैल्यू क्या होता है कि एक प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो उसे जब आप खरीदते हैं या फिर कोई आपको बेचता है तो वो आपसे एक वैल्यू, एक अमाउंट चार्ज करता है, उसी को कहते हैं क्या, प्राइसिंग। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको एक्सप्लेन करने को यही कहा जाएगा। ठीक है, कि एक्सप्लेन द प्राइसिंग। तो प्राइसिंग में आप क्या कह सकते हैं कि इट्स एक्सचेंज वैल्यू ऑफ व्हाट, ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट को बेचने या खरीदने के लिए आपको जो अमाउंट पे करना पड़ता है वही होता है प्राइस, राइट। और ये वो इसी प्राइस पे और भी हम लोग थोड़ा बढ़ाने के लिए लिख सकते हैं, मतलब इकोनॉमिक्स में भी कहते थे ना, डिमांड और जो आपने सप्लाई का एक लाइन लिखा हुआ कि प्राइस ऑन विच अ सेलर इज विलिंग टू सेल एंड अ बायर वांट्स टू बाय इट। ठीक है, बायर इज विलिंग टू बाय एंड सेलर इज सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन दैट अमाउंट, दैट वैल्यू। ठीक है, तो उसे कहते हैं प्राइसिंग। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं, तो इसके ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑब्जेक्टिव होता है सबसे पहला सर्वाइवल। अब कोई भी बिजनेस को अगर आपको रन करना है या फिर आपको उस बिजनेस में सरवाइव करना है तो आपको ऐसा प्राइस डिसाइड करना है जिसपे आपके प्रोडक्ट्स बिके और आपको अमाउंट मिले, क्योंकि जब सामान बिकेगा तभी आपके बिजनेस को पैसे कमा सकते हो आप, है ना। तो इसलिए इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है अबाउट सर्वाइवल। It is the most important objective of pricing, especially when companies are faced with the problem of overcapacity, intense competition और changing consumer wants। मतलब ऐसे कुछ रीजंस हैं, जैसे कि हाई कंपटीशन होता है मार्केट में। ठीक है, तो अगर आपके प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है तो आपसे कौन सामान खरीदेगा, है ना। ठीक है, तो प्राइसिंग, जो प्राइस आप रखते हैं, सबसे पहले प्राइस का कंसिडरेशन क्या करना चाहिए आपको, कि आपको अपने बिजनेस को सर्वाइव करना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है सेकंड इज प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्वियसली प्रॉफिट इज अ कंसर्न। आप ऐसा प्राइस, सबसे पहले आपने डिसाइड कौन सा कैसा प्राइस किया कि आपको बिजनेस में सर्वाइव करना है।
मतलब ये काम चलाओ प्राइस है, इतने लोग मुझसे एटलीस्ट मेरा सामान खरीद तो ले, मेरा कॉस्ट तो निकले, ठीक है, मुझे नुकसान ना हो, ठीक है, बट मेरा धंधा चलता रहे ऐसा। और फिर उसके बाद क्या कंसिडर करते हैं आप, इज प्रॉफिट, ठीक है, कि ऐसा प्राइस चार्ज करूं मैं जिसमें मुझे प्रॉफिट हो, जिसमें मुझे मुनाफा हो, ठीक है, ये सब आपने सबसे सोच सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेकंड पॉइंट है अबाउट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसे आप सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड है विच इज सेल्स ऑब्जेक्टिव। अब आपको एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी था एक चीज़, ठीक है, वो जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं, बट उसमें याद रखेगा कि एक शॉर्ट में बताता हूँ आपको, 4 स्टेजेस होते हैं किसी भी प्रोडक्ट के। दैट इज इंट्रोडक्शन, जब वो नया नया प्रोडक्ट मार्केट में आया, ठीक है। दैट सेकेंड वन इज ग्रोथ, ठीक है, जब उसके सेल्स बढ़ने लगे, कोई प्रोडक्ट फेमस होने लगा, ठीक है, होने लगे। थर्ड वन इज मेच्योरिटी, जब वो फेमस हो गया, ठीक है। और फोर्थ वन इज डिक्लाइन, यानी कि जब वो एक तरह से कह सकते हैं आप कि बहुत पुराना हो गया, ओल्ड हो गया, तो लोग उसे प्रेफर नहीं करते हैं, कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो प्रोडक्ट के जो शेयर्स है वो गिरने लगते हैं, ठीक है। तो इन चारों स्टेजेस के हिसाब से भी आप अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो लिख सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं आपके सेल्स ऑब्जेक्टिव में, ऐसे सब चीज़ें, ठीक है। इसके बाद तो आप कह सकते हैं सेल्स ऑब्जेक्टिव का इसका पॉइंट, ये चीज़ें हैं एक्सप्लेन करने लायक, बट आप यहाँ पे थोड़ा सा किताब का भी सहारा ले सकते हैं। ये मैं आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताया, ये फैक्टर्स आप बहुत यूजफुल होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा सेल्स ऑब्जेक्टिव के लिए पहले, लेकिन वो आपको बताया था, दैट इज मार्केट शेयर ग्रोथ, मतलब मार्केट में अपना शेयर बढ़ाना है, ठीक है, अपने सेल्स की ग्रोथ करनी है। कुछ कंपनीज क्या सोचते हैं कि अगर हमने प्राइस अपने प्रोडक्ट्स का गिरा दिया तो शायद मेरे सेल्स बढ़ जाएंगे, ठीक है, बट कभी कभी इन चीज़ों का उल्टा होता है। ये सब चीज़ें एक्चुअल में 12th के इकोनॉमिक्स से ली गई हैं, जो वहाँ पे आपने डिमांड और सप्लाई की कॉन्सेप्ट को पढ़ा होगा कि जब चीज़ों के वैल्यूज़ घट जाती हैं, प्राइसेस घट जाते हैं, तो उसकी जो सेल्स है या फिर कह सकते हैं उसकी डिमांड है वो बढ़ जाती है, ठीक है, बट कभी कभी कुछ केसेस एक्सेप्शन भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कॉम्पिटिटिव इफेक्ट एडवांटेज, मतलब कॉम्पिटिशन से आपको हटकर कॉम्पिटिटर्स को आपको हराना होता है, ठीक है, तो भी आप अपना प्राइस डिसाइड करते हैं उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, और लिख सकते दैट इज फेस कॉम्पिटिशन या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई भी ना, ठीक है। इमेज डिफरेंशिएशन, मतलब कि एक डिफरेंट टाइप का अगर आपको आपके प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करनी है, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन लिखा है, सॉरी, देखिए, अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ अच्छी है, ठीक है, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी आप कह सकते हैं, और प्राइजेस आर लो, ठीक है, तो क्या कहेंगे, सस्ते में अच्छा कह सकते हैं, ठीक है। या फिर उल्टी चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि आपकी क्वालिटी भी हाई है, जैसे कि नाइकी के शूज़ में आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, उसकी क्वालिटी एकदम अच्छी है लेकिन उसके प्राइजेस भी उतने हाई है, तो क्या कहते हैं, महंगा है बट बहुत अच्छा है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो ऐसे प्राइजेस जो आपकी इमेज को जस्टिफाई करें कि क्वालिटीज़ भी अच्छी है और प्राइजेस भी अच्छे खासे हैं, मतलब वर्थ इट है, कहते हैं ना लोग कि खर्च करना वर्थ इट है कि नहीं, तो वो चीज़, तो एक इमेज डिफरेंशिएशन यहाँ पे बात आ गई, ये आप 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट मैं आपके यहाँ पे इसमें नहीं लिखा है अभी फिलहाल, दैट इज कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ऐसा प्राइस चार्ज कीजिए आप जिससे आपका जो कस्टमर है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन एक अल्टीमेट चीज़ होती है मार्केटिंग में, और ये हर जगह आपको आएंगी, ठीक है। तो ऐसा प्राइस चार्ज करना जिससे कस्टमर्स अपने आप को एक्सप्लॉइटेड, मतलब चीटेड ना फील करें कि हमने गलत प्राइसेस पे कर दिया या फिर हमें इस प्राइस में नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर वो आपसे सामान खरीदना बंद कर देंगे तो अल्टीमेटली आपका सर्वाइवल जो है मार्केट में वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन को ध्यान रखिए। अगला पॉइंट है दैट इज अर्ली कैश रिकवरी। देखिए मैं सब लाइन से नहीं बढ़ाता, मैं जो इंपॉर्टेंट ईजी टू अंडरस्टैंड पॉइंट्स आप लिख सकते हैं खुद से एग्जाम में, लास्ट मिनट स्टडीज़ के लिए भी मैं उन्हीं सबको बताता हूँ, ठीक है। तो अर्ली कैश रिकवरी दैट मीन्स कि आपका जो भी जितना भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उस पर आपको जो कैश है वो रिकवर हो जाए। फर्म्स दैट फेस लिक्विडिटी प्रॉब्लम और दोज दैट believe that life of product or market is likely to be short may adopt a pricing strategy designed with the objective to generate high cash flow and lead to early recovery of cash। मतलब जितना आपने इन्वेस्ट किया था, अगर आप चाहते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट है कि इन्वेस्टमेंट आपका सबसे फटाफट रिकवर हो, तो उसके बेसिस पे भी लोग अपना जो प्राइसिंग है वो डिसाइड करते हैं। तो ये यहाँ पे जो फैक्टर्स है वो ये ऑब्जेक्टिव्स आपके क्या क्या है कि
इन चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी कंपनी अपना जो प्राइसेस है अपनी कंपनी प्रोडक्ट्स का वो डिसाइड करती है, ठीक है। ये 6-7 पॉइंट ये देखिए, यहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन का पॉइंट आ गया था। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको सोसाइटी को भी सर्व करना है, ठीक है। तो आपके कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कस्टमर्स को चीट ना करें और सही दाम चार्ज करें, ठीक है, क्वालिटी सही से दें, वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें बहुत कमी है, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट वन है दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग। मतलब कि जब प्राइजेस डिसाइड हो जाते हैं, कोई भी कंपनी डिसाइड कर लेती है, तो उन चीज़ों को भी कुछ कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव में तो आप पता कर लें कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखें कि कैसे ये चीज़ें मेरी ये नीड्स हैं जो फुलफिल हो जाए प्राइसिंग के थ्रू, और मैं दूसरों की नीड्स फुलफिल कर सकूँ, ठीक है। इन चीज़ों को डिसाइड कंसिडर करके प्राइसिंग को डिसाइड किया जाता है। बट कुछ कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, इन्फ्लुएंस यानी कि बदलने में मजबूर करते हैं, ठीक है। तो वो दो टाइप के होते हैं मेनली। फर्स्ट वन इज इंटरनल फैक्टर, जो आपके बिजनेस आपकी कंपनी में एग्जिस्ट करता है, इनर कंपनी। सेकेंड वन है एक्सटर्नल, दैट इज कोई दूसरी पार्टी, कोई दूसरे लोग जो आपके बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, जो पराये होते हैं आप कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इंटरनल में क्या क्या है, आपका खर्चा कितना हुआ, ठीक है, आपके बिजनेस की इमेज कितनी है, कैसी है, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, वो प्रोडक्ट कैसा है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन वाला चीज़। एंड फोर्थ वन इज सॉरी सिक्स वन इज प्रोडक्ट लाइन, जो की है वो आपको आगे बताता हूँ। एक्सटर्नल में क्या क्या है, आपके मार्केट की कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं, ठीक है, आपके कस्टमर्स जो टारगेट मार्केट होती है, हम लोग ऑलरेडी देखा टारगेट मार्केट मतलब कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने वाले लोग कैसे, आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में, ठीक है, आपका जैसा प्रोडक्ट होगा उसी बेसिस पे आपके कस्टमर्स बनते हैं। अगर आप खिलौने बेचते हैं तो आपके जो कस्टमर्स हैं वो मेनली बच्चे होंगे, आप बाइक बेचते हैं, ठीक है, आप बुक्स बेचते हैं, तो उस बेसिस पे आपके कस्टमर्स डिसाइड होते हैं, ठीक है। तो ये सीधा सीधा किससे लिंक होता है, आपके प्रोडक्ट से। थर्ड वन इज चैनल, मतलब किस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये प्रोडक्ट चैनल है, ये आगे के कॉन्सेप्ट होंगे। फोर्थ वन है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट में, इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है, कैसी है, या फिर कह सकते हैं आप मार्केट कंडीशन कैसी है, मार्केट में पैसा है कि नहीं, लोगों की परचेसिंग पावर कैसी है। मतलब जैसे कि अभी लॉकडाउन हुआ था, ठीक है, कोरोना आया था, तो मार्केट में पैसा ही नहीं था, तो लोग डिमांड कैसे करेंगे, लोग जो है पैसा स्पेंड कैसे करेंगे, तो दैट की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब थी उस टाइम, ठीक है। ये आप कुछ पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स नहीं करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये मैं करके बताता हूँ। कॉस्ट मतलब आपका खर्चा वाला चीज़ हो गई, ठीक है। कॉर्पोरेट इमेज मतलब कि आप अगर एक रेपुटेटेड कंपनी है तो कभी भी आप मोस्टली अपना प्राइस, कोई भी रेपुटेटेड कंपनी होती है जैसे कि आप किसी महंगी कार को खरीदने जा रहे हैं तो वो अपना प्राइस नहीं घटाते, ठीक है। क्योंकि जैसे ही अगर समझिए मैंने आपको वो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट बताया कि कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ें गिफ्ट एंड गुड्स वाला एक वहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 12th में मुझे अच्छे से याद है। तो इट मीन्स कि अगर वहाँ पे सोचा जाता है कि अगर आपने अपने प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो घटा दी, तो इट मीन्स कि उसका क्वालिटी भी कुछ घटा होगा, ठीक है। लग्जरियस गुड्स वाला एक एग्जांपल था कि लग्जरियस गुड्स की तो जो वैल्यू है वो हाई रहनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपके प्राइसिंग को इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। दो चीज़ें यहाँ पे आप एक्सप्लेन कीजिए, मैं पैराग्राफ के नेक्स्ट थ्रू ही बताऊंगा, अपने हिसाब से देखते हैं कि अगर आपका जो कंपनी है उससे प्रॉफिट अर्न करना है तो वो लोग ऑब्वियसली हाई प्राइस रखेंगे, और अगर उन्हें सर्व करना है सोसाइटी को तो वो एक ऑप्टिमम प्राइस रखते हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म पर डिपेंड करता है। ये सब चीज़ें इंटरनल है, ये सब चीज़ें जो अभी कंपनी से जुड़ी हुई हैं, और एक्सटर्नल फैक्टर जो कि दूसरे लोग, पराये लोग आते हैं आपके आड़े, ठीक है। आपका प्रोडक्ट कैसा है, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट है, दैट इज प्रोडक्ट। अभी आपका यहाँ पे लिखा है प्रीमियम प्राइसिंग है, तो ये किस लिए, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए चार्ज होता है, ठीक है, जिसकी क्वालिटी प्रीमियम प्राइसिंग, जिस प्रोडक्ट की क्वालिटी हाई होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं नाइकी के शूज़, ठीक है, पूमा, ठीक है, और आईफोन कह सकते हैं आप। ये सब कैसे होते हैं, ये सब प्रोडक्ट्स क्या होता है, ये एक हाई क्वालिटी कह सकते हैं आप, या फिर अच्छा इन लोगों के फंक्शंस होते हैं, है ना। तो इन सभी चीज़ों के बेसिस पे आप एक प्रीमियम, एक हाई प्राइस चार्ज करते हैं। हाई वैल्यू प्राइसिंग में मॉडरेट लो प्राइस फॉर द गुड हाई क्वालिटी, कभी कभी ये भी होता है
कि अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का हमेशा ही प्राइस ज़्यादा नहीं होता, कभी कभी कम प्राइस में अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया। अब आप सोचिए कि अगर आपने अपना प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन स्टेज में, मतलब अपना नया नया एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है, तो आप जनरली क्या करेंगे, लो प्राइस ही रखेंगे। जनरली मैं कॉमन चीज़ बात कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट की बिक्री छप्पर फाड़ हो रही, मतलब आप ग्रोथ स्टेज में हैं, ठीक है, बहुत आप अमीर बन गए, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट्स के चर्चे हो रहे हैं कि क्वालिटी अच्छी है, बहुत यूज़फुल है वगैरह वगैरह, तो आप क्या करेंगे, प्राइजेस को बढ़ा देंगे। तो ये सब एग्जांपल्स है, ये आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में लिख सकते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मतलब उसकी उम्र कह सकते हैं आप, ठीक है, लाइफ मतलब ज़िंदगी, ठीक है। तो ये इंटरनल फैक्टर्स हो गए कुछ। अब एक्सटर्नल्स की बात करते हैं कि सबसे पहला एक्सटर्नल फैक्टर है जो आपके प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करता है, दैट इज कॉम्पिटिटर। अब अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स वाला ये सब कॉन्सेप्ट एक्चुअल में 12th के इकोनॉमिक्स में था, तो अगर आपका कॉम्पिटिटर आपके जितना अच्छा प्रोडक्ट या फिर आपसे भी अच्छा प्रोडक्ट कम दाम पे बेच रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके सेल्स में गिरावट होगी, है ना, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई वो तो इससे अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, या तो फिर आपका जो आपके सामने के दुकान वाला आप जितना ही अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ से क्यों खरीदें, है ना। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आपको आपके प्राइसिंग कैसे डिसाइड करने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कंज्यूमर शुड कंसिडर वेरियस कंज्यूमर। जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा कि कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत ही मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त, ठीक है, कि क्या कंज्यूमर उस प्राइस से सेटिस्फाई है, ठीक है, तो वो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट हम यहाँ लिख सकते हैं, क्योंकि कस्टमर्स वैसे भाव तोल भी करते हैं। इकोनॉमिक कंडीशन आपको ऑलरेडी बताया, कोरोना का सिचुएशन लिख सकते हैं, ठीक है। और एक और पॉइंट है दैट इज डिमांड, कि उस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है। अगर उस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली उसका प्राइस एक हाई चार्ज कर सकते हैं, बट अगर उसके सेल्स ही नहीं हो रही तो आपको कम दाम में बेचकर उसे निकालना है उस प्रोडक्ट को, दैट इज सर्वाइवल वाला पॉइंट जो हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो जो सर्वाइवल की चीज़ें हैं वो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो होप्स हो कि आपको ये सब अभी तक समझ गया होगा, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग और प्राइसिंग डिसाइड करते वक्त जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं दैट इज प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। तो यहाँ पे कई अलग अलग तरीके की प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, मेनली यहाँ पे 8-9 है, मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ। जैसे फर्स्ट है मार्केट स्कीमिंग प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इन दिस प्रोडक्ट इज लॉन्च इन द मार्केट एट हाई प्राइस। तो क्या होता है कि स्कीमिंग में हमेशा हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, हाई प्राइस प्रोडक्ट। सेकेंड वन है दैट इज पेनिट्रेशन प्राइसिंग, जिसमें लो प्राइस पे प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है। वही दो चीज़ें जो मैं आपको बताया थिंकिंग, कि कुछ सोचते हैं कि मेरी को जो सेल्स है, मेरा जो सब प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसे मैं लॉन्च करता हूँ उसका अच्छा खासा हाई प्राइस हो, क्योंकि उसकी पहली बात तो वो लग्जरियस गुड्स है। लग्जरियस गुड मतलब कंफर्ट से थोड़ा आगे बढ़कर, कोई हाईफाई कार है, कोई महंगा फ़ोन है, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो उसका अगर प्राइस कम रहेगा ना तो लोग वैसे ही बाय नहीं करते। लोगों की मैंटेलिटी होती है कि अच्छी ऐसी लग्जरियस चीज़ें ना महंगी जितनी हो उतना अच्छा लगता है। दूसरी चीज़ें होती है कि हम लो प्राइस में सामान बेचेंगे ताकि हमारे सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो दोनों भी सोचें होती हैं। तो इन दो चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फोर्थ है स्टैंडर्ड प्राइसिंग, मतलब आपके पास जितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उन सभी को सेम प्राइस बेचना, स्टैंडर्ड प्राइसिंग। ये आपने इसमें पढ़ा होगा परफेक्ट कंपटीशन में, विच इज 12th का अगेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन है स्टैंडर्ड मतलब एक सेम प्राइस पे सामान को बेचना, सेम प्राइस। पहला क्या, हाई प्राइस, दूसरा लो प्राइस, तीसरा सेम प्राइस, ठीक है। फोर्थ वन है दैट इज प्रो प्राइसिंग, या फिर प्रो प्राइसिंग कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि in this the marketer will launch the product at high price in the market, then they will proper impure the reaction of buyers toward the price। मतलब कि यहाँ पे एक तरह से ट्रायल वॉल खेली जा रही है, ठीक है। ट्रायल प्राइसिंग में आगे एक्चुअली में आएगा, बट यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ट्रायल प्राइसिंग की तरह ही है नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो प्रोडक्ट को एक हाई प्राइस पे लॉन्च करता है, ठीक है, लॉन्च एट हाई प्राइस,
ठीक है, और फिर वो ऑब्जर्व करता है कि क्या मेरे ये जो कस्टमर्स है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, तो वो क्या इससे सेटिस्फाई है, क्या वो इस दाम पे मेरे प्रोडक्ट को खरीदेंगे, अगर खरीदेंगे तो अच्छा है, नहीं खरीदेंगे तो प्राइजेस को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रो प्राइसिंग में यही चीज़ होती है, इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिफ्थ वन है डिफरेंशियल ट्रेड मार्जिन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसको आप कह सकते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग भी, जैसे ये बिल्कुल स्टैंडर्ड का उल्टा है, ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस का एकदम अपोजिट, उल्टा लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग प्राइस चार्ज करना, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जैसे ऐसा फैक्टर्स होगा, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर जो इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर, सॉरी, तो उस बेसिस पे यहाँ पे मार्केट में अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग प्राइसेस को चार्ज किया जाता है, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग इट्स नॉट नेसेसरी, ठीक है, तो ये से हम छोड़ देते हैं। डिफरेंशियल प्राइसिंग हम लोगों ने बताया, डिफरेंशियल प्राइसिंग फॉर डिफरेंट मार्केट स्ट्रेटजी, ठीक है। इसके बाद है ट्रायल प्राइसिंग, सेम नाम से मालूम पड़ रहा है, अ फर्म में चार्ज लोअर प्राइस। पहला क्या था जो हम लोगों ने प्रो प्राइसिंग पढ़ा, वहां पे क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर है, ये किसका उल्टा आएगा, प्रो प्राइसिंग का, ठीक है। ऐसा आप लिंक बना सकते हैं और एग्जाम में भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ये प्रो प्राइसिंग का एकदम अपोजिट है। वहां पे क्या होता है कि जो मार्केटर है, जो बिजनेस मैन है, वो एक हाई प्राइस पे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करता है, ऑब्जर्व करता है कि क्या मेरे जो कस्टमर्स है वो इस प्राइस पे इस सामान को खरीदेंगे, अगर हाँ तो ठीक है, नहीं तो फिर वो मॉडिफाई करेगा। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो लोअर प्राइस में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता है मार्केट में, ठीक है, और ऑब्जर्व करता है, सेम ट्रायल है ना, टू बी बाय द प्रोडक्ट स्पेशली इंट्रोडक्टरी स्टेज, मतलब मैंने आपको कहा ना इंट्रोडक्टरी स्टेज मतलब कि जब उस प्रोडक्ट को नया नया मार्केट में लॉन्च किया है, ठीक है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं, लो प्राइस पे उससे शो करते हैं, उसे लॉन्च करते हैं, देखते हैं अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी लोगों को समझ आई, लोगों ने उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट किया, तो मैं उसे और सेल करूंगा, मैं उसका प्राइस थोड़ा और बढ़ा सकता हूँ, ऐसा आप कह सकते हैं, ठीक है। फॉलो द लीडर प्राइसिंग, यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट का एक लीडर होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर आप प्रोडक्ट का लाइन चेक करें, इसकी आप कह सकते हैं कि कार में किसकी सेलिंग सबसे ज़्यादा होती है, ऐसी कौन सी कंपनी होगी, ठीक है। तो मैं कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ऑडी, BMW, ऐसे कोई भी एग्जांपल दे सकता हूँ, ठीक है। तो अगर उन कंपनीज ने, उन लीडर कंपनीज है, ठीक है, अपने प्राइसेस को बढ़ा दिया, तो ये जो आप एक छोटी कंपनी होंगे या फिर एक ठीक ठाक नॉन कंपनी होंगे, तो आप भी अपने प्रोडक्ट के प्राइसेस को उसके अकॉर्डिंग ही बढ़ा देंगे, मतलब सेम मार्जिन पे, सेम अमाउंट पे नहीं, ठीक है। अगर इन्होंने अपना प्रोडक्ट को गिरा दिया, प्रोडक्ट का प्राइसिंग, तो आप भी अपने प्रोडक्ट का प्राइस गिरा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, नकलची बंदर वाली खेल हो रही है, फॉलो द लीडर वाला चीज़, ठीक है। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग यानी कि प्रोडक्ट के प्राइसेस को अपने आप चेंज करते रहना, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है, ये एक और इजी वाला पॉइंट है, दैट इज साइकोलॉजिकल प्राइसिंग, जिसमें क्या होता है, वही सबसे सही खेल, दैट इज 99 का प्रोडक्ट, 999 का प्रोडक्ट, वो वाली चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उस तरीके से कस्टमर्स को, ये वाला एग्जाम्पल आप याद रखेगा, कस्टमर्स की मेंटालिटी, साइकोलॉजिकली उन्हें सेटिस्फाई किया जाने की कोशिश की जाती है कि 100 का प्रोडक्ट है साहब, 99 में ले लो वाली चीज़ होती है। यहाँ पे 1000 का प्रोडक्ट 999 में बेच देते, ताकि लोगों को लगता है कि ये 1 रुपया कम ही तो है, लेकिन 1 रुपया ये जो है ना, ये कस्टमर्स के मेंटालिटी में बहुत इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कहते हैं कि उनको सेटिस्फाई ज़्यादा फील होता है, आई डोंट नो व्हाई, ये बट एक साइकोलॉजी है कस्टमर्स की, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में यहाँ पे बातचीत हो रही है। होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझे होंगे, अगर हाँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ ज़रूर बने रहें। हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर दिया। अब यहाँ ये 2 क्वेश्चंस बचते हैं, ठीक है। और कुछ लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं कि हमने फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन नहीं किया, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर और ऑल कॉन्सेप्ट से। तो एक्चुअली मैं अपने वीडियोज़ में फर्स्ट ऑफ ऑल नेसेसरी क्वेश्चंस को ही कवर करूँ जिनके कॉन्सेप्ट ईजी है, ठीक है। तो हर चैप्टर के 2 क्वेश्चंस को मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, जहाँ पे इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन कवर हो चुका है। सेकंड वीडियो जो इसके बाद का वीडियो आएगा हमारा, उसमें मैं पैकेजिंग का क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 को कवर करूँगा। ये वाले कॉन्सेप्ट्स मैं नहीं कहता कि हार्ड है, ईजी है, बट इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, देखिए आपको मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ऑब्जेक्टिव का, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग का और प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का। तो इसमें कॉन्सेप्ट से कम है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई कि इसमें से इतने कम भी पढ़ूंगा तो मुझे क्वेश्चन नंबर 3 तो आ ही जाएगा अपने आप।
ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ये भी एक साइकोलॉजिकल चीज़ है, ठीक है, जो कि हम लोग आगे बाद में डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो समझ आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहें।